स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हाँ। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कुछ अहम धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और हमारा जरिया एक बड़ी अनोखी काल्पनिक कहानी है, जंगल की अंधेरी साजिश। जंगल की साजिश? ये दिलचस्प लग रहा है। हाँ, इसमें जानवरों की दुनिया के अपराध हैं और फिर उनके अंजाम भी। ओके। तो मतलब इस चर्चा का मकसद यही है कि ये जो कानूनी बातें हैं ना, इन्हें कहानी के ताने बाने में बुनकर थोड़ा आसान और यादगार बनाया जाए। बिल्कुल, कहानी से चीजें जल्दी समझ आती हैं। हाँ, तो कहानी एक जंगल की है जहाँ कुछ जानवर हैं, उन्होंने मिलकर एक गिरोह बना लिया है। अच्छा। और वो कई तरह के जुर्म करते हैं। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को जरा पलटते हैं और देखते हैं कि कानून की दुनिया इससे कैसे जुड़ती है। ये वाकई एक बहुत ही अनूठा तरीका है कानून जैसे थोड़े संजीदा विषय को समझने का। हाँ। कहानी में जंगल का एक गिरोह है, जैसा आपने बताया, और उनके हर कारनामे के पीछे आईपीसी की कोई न कोई धारा छिपी है। अच्छा। हाँ, देखते हैं कैसे ये काल्पनिक दुनिया असल कानून के जो सिद्धांत हैं उनको उजागर करती है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है गीदड़ से। जैकल। गीदड़, ओके। हाँ, जो सिर्फ मांस बेचने के लालच में एक जंगली सांड को मार डालता है। अभी ये किस तरह का अपराध हुआ? क्या ये सिर्फ एक जानवर को मारना है या कानून इसे किसी और नजरिए से देखता है? देखिए, कानून की नजर में ये सिर्फ मारना नहीं है, ये आता है आईपीसी की धारा 429 के तहत। 429? हाँ, मवेशियों आदि को मारकर या अपाहिज करके रिश्ती। यहाँ रिश्ती का मतलब है शरारत या नुकसान पहुंचाना, मिसचीफ। अच्छा, रिश्ती मतलब शरारत। हाँ, और इस धारा में सजा है 5 साल तक की कैद और जुर्माना भी हो सकता है। 5 साल एक जानवर को मारने के लिए? हाँ, लेकिन खास बात यह है कि ये धारा खास तौर पे उन जानवरों पर लागू होती है जिनका मूल्य कानून ने 50 रुपए या उससे ज्यादा माना है। 50 रुपए आज के जमाने में? हाँ, ये पुराना कानून है, लेकिन सिद्धांत देखिए, जैसे हाथी, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, सांड, गाय या बैल। कानून इन्हें सिर्फ जानवर नहीं बल्कि मूल्यवान संपत्ति मानता है। अच्छा, संपत्ति। हाँ, उन्हें नुकसान पहुंचाना एक गंभीर आर्थिक और सामाजिक नुकसान भी है, सिर्फ जीव हत्या नहीं। गीदड़ ने सांड को मारा, जो एक मूल्यवान जानवर है, तो धारा 429 लगी। समझ गया, तो ये जानवर के मूल्य से जुड़ा है। अच्छा, कहानी में आगे फिर भेड़िया है, वुल्फ। वो सबूत मिटाने के लिए एक गुफा में आग लगा देता है जहां वो गिरोह शायद मिलता जुलता था। आग लगाना तो हमेशा ही मतलब गंभीर माना जाता है ना? बिल्कुल, आग लगाना यानी आगजनी, ये तो बेहद गंभीर अपराधों में गिना जाता है। हाँ? भेड़िए का ये काम आता है धारा 436 के दायरे में। 436? जी, गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिश्ती। गृह आदि मतलब सिर्फ घर? नहीं, यहाँ गृह का मतलब सिर्फ घर नहीं है, कोई भी इमारत हो सकती है, तंबू या जलियान भी, जिसे पूजा स्थल की तरह इस्तेमाल करते हो, या इंसान के रहने की जगह हो, या फिर संपत्ति रखने के लिए इस्तेमाल होता हो। अच्छा, कोई भी ऐसी जगह? हाँ, और इसकी सजा देखिए, आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की कैद और जुर्माना। आजीवन कारावास तक? इतनी कड़ी सजा क्यों? है ना? देखिए, क्योंकि आग एक ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से काबू से बाहर हो सकती है। हाँ, ये तो है। ये ना सिर्फ उस एक संपत्ति को पूरी तरह तबाह कर सकती है, बल्कि आसपास के लोगों की जान और माल के लिए भी भयानक खतरा बन सकती है। सही बात। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं, बल्कि ये पूरे समाज की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। और जैसा इस कहानी में है, अगर आग सबूत मिटाने जैसे गलत इरादे से लगाई जाए तो ये अपराध की गंभीरता को और भी बढ़ा देता है। समझ गया, मतलब इरादा यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, संपत्ति से जुड़े अपराधों की बात चल रही है तो कहानी के बिल्कुल अंत में एक और चीज होती है। बताइए। गिरोह एक मरी हुई बाघिन की खाल निकालकर बेचने की कोशिश करता है। अब ये किस तरह का अपराध हुआ? जानवर तो पहले ही मर चुका था। हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। जानवर मर चुका है, लेकिन उसकी खाल तो मूल्यवान है। हाँ। यहाँ लागू होती है धारा 404। 404? जी, मृत व्यक्ति की संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। मृत व्यक्ति की संपत्ति
पर वो तो जानवर था। हाँ, पर यहाँ सिद्धांत देखिए। कानून कहता है कि किसी की मृत्यु के समय उसके कब्जे में जो संपत्ति थी उसे अगर कोई बेईमानी से हड़प ले या अपने इस्तेमाल में ले आए, खासकर तब जब उसे पता हो कि वो संपत्ति कानूनी तौर पर किसी और को मिलनी चाहिए, तो ये अपराध है। बाघिन की खाल मरने के बाद भी एक तरह की संपत्ति ही है, मूल्यवान चीज है। अच्छा, और इसकी सजा 3 साल तक की कैद और जुर्माना है। 3 साल? हाँ, ये दिखाता है कि कानून मृत व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा को भी महत्व देता है। उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, संपत्ति के बाद अब जरा उन अपराधों पर आते हैं जो सीधे सीधे लोगों को या जानवरों को निशाना बनाते हैं। हाँ, कहानी में लकड़बग्घा है, हाइएना। लकड़बग्घा वो गरीब खरगोशों के बच्चों को अगवा करके गुलामी के लिए बेचने की योजना बनाता है। उफ, ये तो सुनकर ही रूह कांप जाती है। निसंदेह ये बेहद घिनौना और बहुत ही गंभीर अपराध है। हाँ, ये आता है आईपीसी की धारा 367 के तहत। 367? हाँ, किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण, उसे घोर उपहति पहुंचाने, दासता में डालने या प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा का शिकार बनाने के आशय से। बाप रे, कितने सारे भयानक इरादे। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ अपहरण का मकसद बहुत ही क्रूर है। गुलामी या गंभीर शारीरिक नुकसान या यौन शोषण। इसीलिए इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। कितनी? 10 साल तक की कैद और जुर्माना। 10 साल? हाँ, कानून बच्चों और जो कमजोर लोग हैं उनके शोषण के खिलाफ बहुत सख्त है। लेकिन कहानी में एक और अपहरण है, लोमड़ी, फॉक्स। अच्छा, लोमड़ी भी? हाँ, वो हिरण की बेटी को अगवा करके कहीं छिपा देती है। अब ये लकड़बग्घे वाले मामले से कैसे अलग है? दोनों में ही तो किसी को उसकी मर्जी के बिना ले जाया गया है। बिल्कुल सही सवाल है। यही कानून की बारीकी सामने आती है। कैसे? देखिए, लोमड़ी का जो काम है वो आता है धारा 365 के अंतर्गत। 365? हाँ, किसी व्यक्ति को गुप्त और अनुचित रूप से परिरुद्ध करने के आशय से व्यापाहरण या अपहरण। गुप्त रूप से बंदी बनाना? हाँ, परिरुद्ध करना मतलब कन्फाइन करना, बंदी बनाना। इसकी सजा है 7 साल तक की कैद और जुर्माना। 7 साल? तो 367 में 10 साल, यहाँ 7 साल। फर्क क्या है? फर्क है इरादे का। देखिए, दोनों में अपहरण तो है, लेकिन मकसद अलग है। अच्छा। धारा 367 में इरादा था गुलामी या गंभीर चोट या शोषण। बहुत ही भयानक। हाँ, जबकि धारा 365 में मुख्य इरादा है व्यक्ति को गलत तरीके से छुपा कर रखना या बंदी बनाना। हो सकता है फिरौती के लिए या किसी और मकसद से, लेकिन वो मकसद गुलामी या वैसी गंभीर चोट नहीं है। समझ गया। तो कानून अपराध के पीछे की नियत, इंटेंशन को बहुत अहमियत देता है और उसी आधार पर सजा में फर्क करता है। इरादे का फर्क दिलचस्प है। अच्छा, अब एक और तरह का मामला देखते हैं। जी। कहानी में भालू है, बेर। वो जंगल के पुलिस जैसे हाथी पर हमला करता है। हाथी पर जो पुलिस जैसा है? हाँ, ताकि वो अपनी ड्यूटी ना कर सके। मतलब एक तरह से सरकारी काम में बाधा डालना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये आता है धारा 332 के तहत। 332? हाँ, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। बाप रे, ये तो बहुत भारी भरकम भाषा है। आसान शब्दों में? हाँ। आसान शब्दों में कहें तो किसी सरकारी कर्मचारी यानी पब्लिक सर्वेंट को। अच्छा, किसी पुलिस वाले को ड्यूटी करने से रोकना? हाँ, या कोई भी सरकारी अफसर। और इसकी सजा है 3 साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों? 3 साल? हाँ, क्योंकि समाज का कामकाज ठीक से चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि जो लोक सेवक हैं वो बिना डर के अपना काम कर सकें। सही बात है। इसलिए उन पर हमला करना या उनके काम में रुकावट डालना एक अलग अपराध माना गया है। ठीक है, अब कुछ ऐसे अपराधों की बात करते हैं जो शायद उतने हिंसक ना लगे, पर समाज पर उनका असर पड़ता है। जैसे कहानी में बंदर है, मंकी। बंदर वो क्या करता है? वो नदी में जहर मिलाकर मछलियां मारता है ताकि उन्हें ऊंचे दाम पर बेच सके। अब ये पर्यावरण का मामला है या कुछ और? इसे मुख्य रूप से जन स्वास्थ्य और सार्वजनिक संसाधनों से जुड़ा अपराध माना जाता है। जन स्वास्थ्य? हाँ, यहाँ आता है धारा 277 के तहत लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को कलुषित करना। जल को कलुषित करना मतलब गंदा करना? हाँ, जानबूझकर किसी सार्वजनिक पानी के स्रोत को, जैसे नदी, तालाब, कुआं,
उसको इतना गंदा कर देना कि वो आम इस्तेमाल के लायक न रहे, पीने के या नहाने के। अच्छा, इसकी सजा क्या है? आप सोच रहे होंगे कि सजा ज्यादा होनी चाहिए शायद। हाँ, आजकल पर्यावरण को लेके तो। बिल्कुल, लेकिन कानून में इसकी सजा अपेक्षाकृत कम है। 3 महीने तक की कैद या 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। बस 3 महीने? हाँ, शायद इसलिए कि इसका असर थोड़ा फैला हुआ होता है और किसी एक व्यक्ति को सीधे निशाना नहीं बनाया जाता। ये पब्लिक न्यूसेंस जैसा ज्यादा है। हाँ, सजा वाकई कम लगती है आज के नजरिए से देखें तो। खैर, इसी तरह एक और किरदार है सियार, जयकाल। सियार? गीदड़ जैसा ही। हाँ। वो क्या करता है? पेड़ों की छाल में जहरीला गोंद मिलाकर उसे खाने योग्य बताकर बेचता है। अरे बाप रे! ये भी जन स्वास्थ्य से जुड़ा लगता है। सही कहा। ये है धारा 273, अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। अपायकर मतलब हानिकारक। हाँ, हानिकारक यानी ऐसी कोई खाने पीने की चीज बेचना जो नुकसानदेह हो या इस्तेमाल लायक न रही हो, और बेचने वाले को ये बात पता हो या पता होनी चाहिए। तो इसकी सजा? इसकी सजा है 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। 6 महीने जहर मिलाने की? हाँ, ये दोनों धाराएं 277 और 273 दिखाती हैं कि कानून सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बुनियादी नियम तय करता है, भले ही सजाएं आज के हिसाब से शायद कम लगें। इनका मकसद है कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजों जैसे पानी और भोजन की शुद्धता का एक भरोसा रहे। ठीक है, अब जरा गिरोह पर वापस आते हैं। हाँ। वो लोग खरगोशों को धमका कर उनसे अनाज वसूलते हैं, मतलब डरा धमका कर कुछ हासिल करना। इसे क्या कहते हैं? इसे कानून की भाषा में कहते हैं उद्यापन, एक्सटॉर्शन। उद्यापन, एक्सटॉर्शन। हाँ। ये धारा 384 के तहत दंडनीय है। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का डर दिखाया जाता है और उस डर के आधार पर बेईमानी से उसकी कोई संपत्ति या कोई कीमती चीज या कोई साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट हासिल किया जाता है। अच्छा, डर दिखा कर लेना। हाँ, इसकी सजा है 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। ये सीधे सीधे किसी की मर्जी के खिलाफ उसे डराकर उसकी चीज छीनने का अपराध है। लेकिन इसी कहानी में रात के समय लूटपाट का भी जिक्र है। लूटपाट? हाँ। जहाँ गिरोह हमला करके सामान छीन लेता है। हाँ। अब ये उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन से कैसे अलग है? उसमें भी तो डर दिखाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। लूट यानी रॉबरी उद्यापन से ज्यादा गंभीर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि लूट में सिर्फ डर नहीं होता, बल्कि अक्सर तत्काल हिंसा होती है या तत्काल हिंसा का खतरा होता है। मतलब अपराधी उसी समय चोट पहुंचाने को तैयार होता है। अच्छा, मौके पर ही हिंसा। हाँ, ये आता है धारा 392 के तहत और सजा भी ज्यादा है। 10 साल तक की सख्त कैद हो सकती है। 10 साल? और सुनिए, अगर लूट के दौरान अपराधी किसी घातक हथियार का इस्तेमाल करता है या किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है या जान से मारने की कोशिश भी करता है, तो फिर लगती है धारा 397। 397? हाँ, और इसमें कम से कम 7 साल की सजा है। कम से कम 7 साल? जी, तो यहाँ कानून हिंसा के तत्व को और हथियारों के इस्तेमाल को बहुत गंभीरता से लेता है। लूट एक्सटॉर्शन से इसीलिए ज्यादा संगीन है। समझ गया। हिंसा का स्तर सजा तय करता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद मतलब पूरी न्याय व्यवस्था की नींव हिला सकता है। कौन सा हिस्सा? झूठे सबूत और झूठी गवाही। ओह हाँ, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। कहानी में उल्लू है, आउल। उल्लू? वो तो पहले भी आया था। नहीं, पहले नकली दस्तावेज वाला था, शायद वही उल्लू है। हाँ हाँ, वही जो नकली दस्तावेज बनाता था। हाँ, तो वो नकली दस्तावेज तो बनाता ही है, साथ में झूठे गवाह भी पेश करता है अदालत में। झूठे गवाह? अरे! और एक कछुआ भी है, टॉर्टोइस, वो अदालत में झूठा बयान देता है। बाप रे, ये तो न्याय प्रणाली पर सीधा हमला है। हाँ। देखिए, उल्लू का नकली दस्तावेज बनाना और इस्तेमाल करना, ये आता है धारा 465 जो जालसाजी के लिए है। ठीक है। 471 जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना और 474 जानते हुए जाली दस्तावेज कब्जे में रखना के तहत। इनमें अपराध की प्रकृति के हिसाब से सजा अलग अलग है। 2 साल से लेके 7 साल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और झूठी गवाही देना, जैसे कछुए ने किया। झूठी गवाही देना या झूठे सबूत गढ़ना तो और भी संगीन है। बिल्कुल। कछुए का झूठा बयान देना आता है धारा 191, मिथ्या साक्ष्य देना की परिभाषा, और सजा मिलती है धारा 193 के तहत, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड।
इसमें कितनी सजा है? इसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। 7 साल? हाँ, लेकिन अगर उल्लू ने झूठे गवाह इसलिए पेश किए कि किसी बेगुनाह को ऐसे अपराध में फंसाया जा सके जिसकी सजा मौत है, तो ये धारा 194 के तहत आता है। और इसमें सजा है आजीवन कारावास या 10 साल तक की सख्त कैद और जुर्माना। आजीवन कारावास तक। और अगर उस झूठी गवाही की वजह से किसी बेगुनाह इंसान को फांसी हो जाए, हाँ, तो कानून कहता है कि झूठी गवाही देने वाले को भी मौत की सजा मिल सकती है। बाप रे, मतलब न्याय से खिलवाड़ की सजा इतनी भयानक हो सकती है। बिल्कुल, कानून न्याय प्रक्रिया की शुचिता को बहुत गंभीरता से लेता है। और जब कहानी में तोते जैसे गवाह को, पैरट को सच बोलने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है, तब क्या होता? ये भी न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने का एक और गंभीर अपराध है। हाँ। ये आता है धारा 195A के तहत, किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। 195? जी, अगर किसी गवाह को सच बोलने से रोकने के लिए या उसे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करने के इरादे से धमकाया जाता है, हाँ। तो धमकाने वाले को 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। 7 साल सिर्फ धमकाने के? हाँ, क्योंकि न्याय तभी हो सकता है जब गवाह बिना किसी डर के सच बोल सके। इसलिए कानून गवाहों की सुरक्षा को बहुत महत्व देता है। ये बात तो है। अच्छा, एक और छोटी सी घटना है। घायल हिरण का रास्ता रोककर उसे बंदी बनाने का भी जिक्र है। रास्ता रोकना और बंदी बनाना, हाँ, ये आता है धारा 341 सदोष अवरोध यानी गलत तरीके से रास्ता रोकना, और 342 सदोष परिरोध यानी गलत तरीके से बंदी बनाने के तहत। अच्छा। इसमें सजा अपेक्षाकृत कम है, 1 महीने से लेकर 1 साल तक की कैद और जुर्माना। अवरोध मतलब सिर्फ रास्ता रोकना कुछ देर के लिए, परिरोध मतलब पूरी तरह बंदी बना लेना। ठीक है, तो इतने सारे अपराध हो गए जंगल में। गीदड़, भेड़िया, उल्लू, लक्कड़बग्गा, लूमड़ी, बंदर, सियार, भालू, पूरा गिरोह। हाँ, काफी सारे। तो अंत में क्या होता है कहानी का? क्या ये सब बच निकलते हैं या पकड़े जाते हैं? नहीं, कहानी का अंत तो न्याय की जीत से ही होता है। अच्छा, कैसे? जंगल का राजा है शेर, लायन। वो एक अदालत लगाता है। जंगल कोर्ट। हाँ, समझ लीजिए जंगल कोर्ट। तो ये सभी अपराधी गीदड़, भेड़िया, उल्लू, लकड़बग्घा, लोमड़ी, बंदर, सियार, भालू और गिरोह के जो बाकी सदस्य हैं सब पकड़े जाते हैं और शेर के सामने पेश किए जाते हैं। शेर हर एक का जुर्म ध्यान से सुनता है, सबूत देखता है, गवाहों को सुनता है। ठीक है। और फिर हर अपराधी को उसके किए गए अपराध और उससे जुड़ी आईपीसी धारा के मुताबिक सजा सुनाई जाती है। अच्छा, तो सजा मिलती है सबको? हाँ, बिल्कुल। जैसे गीदड़ को धारा 429 में जो भी उचित सजा हो वो मिलती है। भेड़िए को धारा 436 के तहत शायद आजीवन कारावास या लंबी सजा। उल्लू को उसको तो कई धाराओं में सजा मिलेगी। जालसाजी के लिए 471, 474 और झूठी गवाही और सबूत करने के लिए 193, 194, तो उसको कड़ी सजा मिलती है। सही है। लकड़बग्घे को बच्चों के अपहरण के लिए धारा 367 में और लोमड़ी को हिरण की बेटी के अपहरण के लिए धारा 365 में। बंदर को पानी गंदा करने के लिए धारा 277 और सियार को जहरीला खाना बेचने के लिए धारा 273 के तहत सजा होती है। और भालू जिसने हाथी पर हमला किया था? भालू को लोक सेवक पर हमले के लिए धारा 332 में सजा। और जो बाकी गिरोह वाले थे जिन्होंने एक्सटॉर्शन किया, धारा 384, लूट की धारा 392, 397, गवाह को धमकाया धारा 195A, और वो मरी हुई बाघिन की खाल चुराई धारा 404, उन सबको उनके अपराधों के लिए उचित दंड दिया जाता है। वाह, यानी अंत में हिसाब बराबर होता है। हाँ, कानून अपना काम करता है, भले ही वो जंगल का कानून ही क्यों ना हो। बिल्कुल, जैसा शेर आखिर में कहता भी है, ये जंगल का कानून है और न्याय की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि हर कर्म का फल मिलता है और समाज को, चाहे वो जंगली क्यों ना हो, चलाने के लिए नियम और एक न्याय व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे इस काल्पनिक जंगल की कहानी के जरिए हमने भारतीय दंड संहिता की करीब करीब
कितनी हो गई, 20 के आसपास? हाँ, लगभग 20 अलग अलग धाराओं को समझा। शरारत, आगजनी, जालसाजी से लेकर अपहरण, लूट, जबरन वसूली और न्याय में बाधा डालने तक, और साथ ही उनकी सजाओं को भी जाना। ये एक दिलचस्प तरीका था वाकई। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, हाँ, तो इस तरह की कहानी भले ही काल्पनिक हो, हमें उस कानूनी ढांचे को समझने में मदद करती है जो असल में समाज में व्यवस्था बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। सही कहा। ये दिखाता है कि कितने अलग अलग तरह के कामों को अपराध माना जाता है और कानून उनके लिए अलग अलग गंभीरता कैसे तय करता है, इरादे के आधार पर, नुकसान के आधार पर, हिंसा के आधार पर। बिल्कुल, ये कहानी जानवरों की थी, लेकिन कानून तो इंसानों के लिए है। हाँ, तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि क्या इस तरह की कथाएं, चाहे वो काल्पनिक हो, हमें सिर्फ कानून के बारे में ही नहीं बल्कि खुद समाज के बारे में भी कुछ सिखाती हैं? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि हम, चाहे वो जानवरों की काल्पनिक दुनिया हो या इंसानों की असल दुनिया, सही और गलत को कैसे तय करते हैं और उसके जो नतीजे होते हैं उनका सामना कैसे करते हैं। हाँ, ये तो है, कानून समाज के मूल्यों का आईना है। वही। और कौन सी ऐसी जटिल व्यवस्थाएं हैं, जैसे कानून, जिन्हें शायद कहानी सुनाने के तरीके से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है? शायद इस पर विचार करने लायक है। कहानियों की ताकत कानून को समझने में। बिल्कुल, एक यादगार तरीका है ये।